हेलो गाइस एंड गर्ल्स, लेट्स एक्सप्लेन चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम कवर करेंगे 2024 की सबसे पहली एंड वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड हॉरर मूवी नाइट स्विम को, जिसके बारे में मैंने अपनी इस वाली वीडियो में बात किया है। ऑनेस्टली इस मूवी से मैंने कुछ ज़्यादा ही उम्मीदें लगा ली थी। खैर, मूवी के गुड्स एंड बैड्स के बारे में बात करेंगे वीडियो के एंड में। तो चलिए चलते हैं जल्दी से स्टोरी की तरफ। कहानी की शुरुआत में हमें समर्स फैमिली का घर देखने को मिलता है और अभी साल है 1992। फैमिली में है मिसेस समर्स, जिन्हें हमें दिखाया नहीं गया, और उनके दो बच्चे टॉमी और रेबेका। एक रात रेबेका को उनके पूल से कुछ आवाज़ आती है तो वो चेक करती है और पूल में उसे टॉमी का खोया हुआ टॉय बोट दिखता है। और बेचारी एक अच्छी बहन होने के नाते अपने भाई के लिए उस बोट को पूल से निकालने की कोशिश करती है, और ऐसा करते हुए वो पूल में गिर जाती है, या मोर लाइक उसे किसी फोर्स ने पूल के अंदर खींच लिया हो। पानी के अंदर से उसे उसकी मॉम बाहर खड़ी दिखती है, लेकिन बाहर आने पर वहाँ कोई नहीं था। रेबेका के पूल के एंड तक आने के बाद वो बोट फिर से फ्लोट करने लगता है, और जैसा कि मैंने कहा, एक अच्छी बहन होने के नाते वो दोबारा बोट के पीछे जाती है, और इस बार उसने बोट को ग्रैब कर लिया था। लेकिन तभी पूल की लाइट फ्लिकर होने लगती है और किसी ने रेबेका को पानी के अंदर खींच लिया, और उसके बाद वो ऊपर आई ही नहीं, आया तो सिर्फ उसका सैंडल। और ये था मूवी का इंट्रो। और चलो अब आ जाते हैं प्रेजेंट में, जहां हम वॉलर फैमिली को देखते हैं, जिसमें है रे वॉलर, उसकी वाइफ ईव, उनका बेटा एलियट और बेटी इजी। रे को कोई मल्टीपल स्क्लेरोसिस नाम की हेल्थ प्रॉब्लम है, जिसके बारे में आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हो, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और इसी की वजह से वो एक रिटायर्ड बेसबॉल प्लेयर है, और ये लोग एक नई जगह शिफ्ट होना चाहते हैं और अपने लिए एक बढ़िया सा घर खोज रहे हैं। और उन्हें एक अच्छे नेबरहुड में एक घर मिल भी जाता है, जो कि बिकाऊ था, मतलब उसे रेंट पे नहीं ले सकते। लेकिन बाई पे पैसों की कोई कमी नहीं है, इसलिए वहाँ की ब्रोकर के उन्हें घर दिखाने ले चलती है। और ये वही पूल वाला घर है, जी हाँ, वही समर्स फैमिली वाला। पूल को देखकर रे कहता है कि उसे पूल हमेशा से पसंद था, क्योंकि पूल से उसे एक रिच वाली फीलिंग आती है। फिर रे अपनी रेगुलर चेकअप के लिए जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे स्विमिंग और वाटर थेरेपी लेने का एडवाइस देती है। और इसे कंसिडर करते हुए वो लोग घर को ले लेने का डिसीजन लेते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी जड़ें मजबूत करनी थी। वो काफी बार घर बदल चुके थे, वो भी रेंट पे। तो अब उन्हें अपना घर लेना था, और पूल के होने की वजह से ये डिसीजन सबके लिए विन विन साबित होता। फिर वो लोग उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। उनके पास एक साइडर नाम का पालतू बिल्ला भी है। चीज़ें सेटल डाउन हो रही थी। एलियट और इजी का स्कूल में एडमिशन भी हो चुका था, और इजी दीदी को पहले ही दिन रोनिन नाम का लड़का भी पसंद आ गया। कहाँ होता है भाई ऐसा, कि क्या मतलब तेरे साथ नहीं होता? तो उसी स्कूल में ईव टीचर की जॉब भी करने लगी थी। कुछ समय बाद वो लोग पूल क्लीन कर रहे थे, और रे उन्हें अपनी ट्रॉफी की कहानी बता रहा था कि जिस दिन इजी पैदा हुई थी, उस दिन उसके अंदर एक अलग ही जोश दौड़ रहा था, जिसने उसे ट्रॉफी जीतने में मदद की थी। और ऐसा बताते हुए वो पूल के ड्रेन होल को क्लीन कर रहा था, और तभी उसका हाथ कट जाता है, और उस होल से काला पानी पूल में भरने लगता है। ये देखते हुए वो लोग पूल सर्विस बुलवाते हैं, और उन्हें पता लगता है कि इस पूल के पानी का सोर्स है पास ही का एक स्प्रिंग, जिसका पानी नेचुरल होता है और डरने वाली कोई बात नहीं। खैर, मेंटेनेंस वगैरह के बाद वो लोग पूल में मजे करते हैं, और पूल के अंदर कॉइन खोजने वाला गेम खेल रहे होते हैं। कुछ देर बाद शाम हो चुकी थी और सब कोई घर में थे, लेकिन ईव फिर से स्विमिंग के लिए पूल में उतरती है, और तभी उसे बाहर रे दिखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, और पूल की बत्ती फिर से फ्लिकर कर रही थी। ये बात वो रे को बताती है और उससे पूल पे कवर लगवाने को कहती है। लेकिन साइडर वहीं पूल के पास ही मौजूद था, और फिर से वही सेम बोट साइडर को पानी के ऊपर दिखती है, जिसे देखकर वो थोड़ा गुर्रा रहा था। और लगता है पूल के अंदर वाले डीमन को उसका गुर्राना पसंद नहीं आया, क्योंकि अगले दिन साइडर भी गायब हो चुका था। बचा था तो सिर्फ उसका पट्टा, जैसे रेबेका की सैंडल बची थी। ऐसा देखकर वो साइडर को खोज रहे थे, और रे अपने हाथ को चेक करता है तो उसके हाथ में लगी जिंदा चोट ठीक हो चुकी थी, जिसका रीज़न वो समझ रहा था पूल को, मतलब वाटर थेरेपी को। उसके चेकअप के रिजल्ट्स में भी भयंकर इम्प्रूवमेंट्स थे, और इसलिए वो और भी ज़्यादा स्विमिंग करने लगा था। एक दिन वो वर्कआउट कर रहा था, तो एलियट उसे उसके साथ वही कॉइन खोजने वाला गेम खेलने को कहता है, क्योंकि घर में कोई नहीं था और उसे पूल में अकेले जाना मना था। रे उसे कॉइन में स्माइली बनाकर देता है, और उससे कहता है कि तुम इसे पूल में फेंक देना, और मैं कुछ देर बाद आकर इसे खोजूंगा। वो उस कॉइन को अपने टॉय में लगाकर पूल में उतरता है, तभी उसके पीछे एक कॉइन पानी में गिरता है। उसे लगता है कि उसके डैड ने ये कॉइन फेंका है। वो बाहर निकलता है, बाहर कोई नहीं। वो फिर से अंदर जाता है, और फिर एक कॉइन, वो उसे भी उठा लेता है। फिर उसके आगे एक कॉइन,
उसे भी वो उठाता है और सारे कॉइन्स को जमा करके वो बाहर आता है और बाहर कोई नहीं था। उसे लगा शायद उसके साथ कोई मजाक कर रहा है, लेकिन तभी उसे किसी बच्ची की आवाज़ आती है जो कि उससे हेल्प मांग रही थी। आवाज़ को फॉलो करते हुए वो पूल के दूसरे एंड तक जाता है जहां पूल की एक टाइल मिसिंग थी और वहीं से आवाज़ आ रही थी। वो उससे उसका नाम पूछता है और वो कहती है कि वो रेबेका समर्स है और उसे उसकी मॉम के पास जाना है। वहाँ एलियट का टॉय भी मौजूद था, जिसे देखकर एलियट ने सोचा हेल्प वेल्प छोड़ो, पहले टॉय संभालो। वो अपने टॉय को बाहर तो निकाल लेता है, लेकिन उसमें ढेर सारे बाल लिपटे हुए थे, जिसे छुड़ाते छुड़ाते एक बालों से भरा हाथ एलियट के हाथ को पकड़ लेता है और तब एलियट को समझ आता है कि टॉय से ज्यादा कीमती उसकी जान है। और ये देख लो, ये था मॉन्स्टर या रेबेका, जो भी बोल सकते हो। ये बात वो मॉम को बताता है, लेकिन वो सिर्फ बैक गेट में लॉक लगवा के उसकी बातों को इग्नोर करते हैं और एक पूल पार्टी रखने का डिसीजन लेते हैं ताकि वो अपने पड़ोसियों से और बच्चे अपने नए दोस्तों से ज्यादा घुल मिल पाए। खैर, रात हो चुकी थी और रे और ईव डिनर के लिए बाहर गए हुए थे और इसका फायदा उठाकर इजी ने रोनिन को अपने यहाँ बुला लिया और वो लोग पूल में मार्को पोलो खेल रहे थे, जिसमें एक प्लेयर आंखें बंद करके मार्को कहेगा और दूसरे के पोलो कहने पर वो उसे खोजेगा। खैर, खोजने की बारी इजी की थी और रोनिन उसके मजे लेने के लिए पूल से बाहर निकल गया। इजी मार्को मार्को बोली जा रही थी और एक हल्की आवाज में उसे कोई रिप्लाई भी दे रहा था, लेकिन आवाज तक पहुंचने के बाद भी वहां कोई नहीं था। लेकिन अब भी दीदी से आंखें नहीं खुल रही। तभी उसके पीछे एक भद्दा सा मॉन्स्टर पोलो कहकर पानी में चला जाता है, लेकिन उसकी शक्ल इजी नहीं देख पाई, जिससे उसे ऐसा लगा कि वो रोनिन था और उसका पीछा करते हुए वो भी पानी में बहुत गहराई तक जा चुकी थी, क्योंकि वो पूल से कहीं और ही आ गई थी, जहां उसे एक बढ़िया जंप स्केयर के साथ वही मॉन्स्टर पानी में खींचने लगा। लेकिन वो ऊपर आ जाती है और बाहर निकलकर रोनिन को सारा मामला बताती है, लेकिन रोनिन उससे कहता है कि हो सकता है तुम्हारा पैर पूल क्लीनर में फंस गया हो, लेकिन मेरा दिमाग जहां तक चल पा रहा है उसके हिसाब से पूल क्लीनर पोलो तो नहीं बोल सकता। खैर, तभी मॉम डैड के आने की आवाज सुनकर रोनिन वहां से निकलता है। आज पार्टी का दिन था और वहाँ एलियट का बेसबॉल कोच और उसकी फैमिली भी आई हुई थी, जिसमें कोच का बेटा टाई भी है और के, रोनिन और इजी के और फ्रेंड्स और पड़ोसी भी मौजूद थे। जहां बाहर सब मजे कर रहे थे, एलियट अपने कैमरे के साथ पूल की वीडियो बनाने में लगा हुआ था, क्योंकि किसी बड़े सियाने को समझ आए ना आए, लेकिन सबसे छोटा बच्चा मामले को सीरियसली ले रहा था। ईव के को बताती है कि उसे घर के बारे में ये पता चला है कि यहाँ पिछले 15 सालों से किसी ने इस पूल को यूज नहीं किया। इसके जवाब में के उससे कहती है कि उसने हाल ही में इस घर के पास से रिलेटेड कुछ किस्से सुने हैं, जिसमें वो एक मिसिंग गर्ल के बारे में उसे बताती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चों के गायब होने के बाद तुम्हें ये बात बताने वाली थी। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। लेकिन मिसिंग गर्ल वाली बात सुनकर ईव उससे पूछती है कि क्या उस लड़की का नाम रेबेका था, और ये सुनकर के तोते उड़ गए थे। वहीं बाहर पूल में रे टाई को अपने कंधे पे लेकर गेम खेल रहा था, जिसमें टाई ने अपने ओपोनेंट को हरा दिया था, लेकिन इसके बाद भी रे उसके पैरों को छोड़ ही नहीं रहा था और वो पूल के गहरे एंड में जाने लगा, जिससे टाई भी ऑलमोस्ट पानी के अंदर जा चुका था। तभी ड्रेन होल से काला पानी निकला और उसके साथ कैमरा भी रे के मुंह के अंदर घुस गया, लेकिन कैमरा तो आंख से बाहर आ गया, पर रे अब हो चुका था पोजेस्ड। टाई को छटपटाते हुए एलियट ने अपने कैमरे में देख लिया और तभी कोच ने पानी में उतरकर टाई को बाहर निकाला और रे ने इतनी जोर से उसके पैरों को पकड़ा था कि उसके पैर ही लाल पड़ गए थे। रे के बाहर आने पर वो भी होश में नहीं था, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसे भी होश आ गया। पार्टी खत्म होने के बाद टाई की मॉम ईव को बुरा भला सुनाकर निकल गई। इस इंसिडेंट के बाद ईव ने पूल को ही खाली कर दिया। रे की हालत और बिगड़ रही थी तो ईव अपने स्कूल के डेटाबेस से रेबेका समर्स के बारे में पता करने लगी, क्योंकि वो भी उसी स्कूल में पढ़ती थी। वहाँ उसे और भी लोगों के बारे में पता चलता है जो गायब हो गए थे, जहाँ हमें वही भद्दा मॉन्स्टर अपने इंसानी रूप में दिख गया। वो केस इस समर्स फैमिली का करंट एड्रेस पता करके वहाँ के लिए निकलती है। वहाँ पहुँचने पर उसे रेबेका की मॉम यानी कि मिसेस समर्स दिखती है और ईव उसे बताती है कि वो फिलहाल उनके पुराने घर में रह रहे हैं। वो ईव को टॉमी के बारे में बताती है जो फिलहाल वॉशिंगटन में रहता है और उसका काम बढ़िया चल रहा है। ईव उससे उसकी बेटी के बारे में पूछती है तो मिसेस समर्स सीधे ही उसे मना कर देती है कि उसके कोई बेटी थी ही नहीं। लेकिन ईव के बार बार फोर्स करने के बाद दादी अपना मुंह खोलती है और उस पानी का राज भी। उस जमीन पर घर और पूल बनने से पहले एक स्प्रिंग हुआ करता था, जिसके अंदर क्या था कोई नहीं जानता, लेकिन उस स्प्रिंग का पानी किसी के डिजायर्स को पूरा कर सकता था। लेकिन वो पानी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है वाले फिलॉसफी को फॉलो करता था। मतलब एक बार अगर उस पानी को किसी ने जगाया तो वो सैक्रिफाइस लेगा ताकि वो प्रोवाइड करता रहे। ठीक जैसे उसने टॉमी को एक
हेल्दी बॉडी प्रोवाइड की थी। जी हाँ, उस रात मिसेस समर्स ने जानबूझकर रेबेका को डूबने के लिए छोड़ दिया क्योंकि टॉमी काफी बीमार था और उसके अच्छे हेल्थ के लिए उसकी माँ ने अपनी खुद की बेटी को सैक्रिफाइस कर दिया। अगर आपको अभी भी मामला नहीं समझ आ रहा है तो मैं समझाता हूँ। बेसिकली वहाँ घर बनने से पहले जो स्प्रिंग हुआ करता था उसका पानी नेचुरल का तो पता नहीं, लेकिन सुपर नेचुरल जरूर था, जो कि आपकी किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता था। बदले में आपको किसी की सैक्रिफाइस देनी पड़ेगी। एक बार जागने के बाद वो पानी अपने आसपास वालों के डिजायर्स को सेंस करके उन्हें पोजेस कर लेती थी और उन्हें रिवॉर्ड के बदले सैक्रिफाइसेस देने में मजबूर करती थी। और पोजेस्ड होने की वजह से वो लोग कुछ नहीं कर पाते थे। जैसे मिसेस समर्स की इच्छा थी कि उसका बेटा ठीक हो जाए, तो पानी ने उनके डिजायर को सेंस किया और मिसेस समर्स को पोजेस कर लिया और उनसे उनकी बेटी की सैक्रिफाइस ले ली और बदले में उन्हें टॉमी की हेल्थ एज रिवॉर्ड मिली। हालांकि टॉमी को ये बात नहीं पता थी और वो रेबेका की चीखें सुनकर उसकी हेल्प के लिए जा रहा था, लेकिन उसकी पोजेस्ड मॉम ने उसका दरवाजा ही लॉक कर दिया था। और रे का केस भी कुछ ऐसा ही था। वाटर जाग चुका था और क्योंकि वो सबकी इच्छा पूरी करता है और रे क्या उसकी पूरी फैमिली की इच्छा यही थी कि रे जल्द से जल्द ठीक हो जाए, तो वाटर ने रे को पोजेस कर लिया ताकि वो किसी की बलि दे सके और वाटर उनके विश को फुलफिल करके वापस स्लीप में जा सके, ठीक जैसे मिसेस समर्स ने बलि दी थी। हाँ तो गाइज एंड गर्ल्स, ये था सारा मामला और सुपर नेचुरल वाटर के पीछे का एक क्रिएटिव कॉन्सेप्ट। पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना। अगर अब भी समझ नहीं आया तो कुछ सेकंड पीछे जाकर वीडियो को दोबारा देखना, सब समझ आ जाएगा। खैर, ये सब सुनकर ईव उससे पूछती है कि इसे रोकने का कोई रास्ता तो बताओ। तो मिसेस समर्स ने ऐसी शक्ल बनाकर उससे कहा कि बलि देने के बाद ये सब जल्दी खत्म हो जाएगा। हालात की गौतम गंभीरता को देखते हुए ईव पहली फुर्सत में वहां से निकलती है। यहाँ घर में रे की हालत और भी बुरी हो चुकी थी और वो पूरी तरह पोजेस्ड हो चुका था और पूल में काला पानी भी भरने लगा था। एलियट को साइडर की आवाज आती है और बाहर जाने पर उसे उसकी परछाई भी दिखती है। उस तक पहुंचने के लिए वो जंपिंग बोर्ड पर लेटता है। मीनवाइल पूल का कवर अपने आप ही चढ़ता जा रहा था। साइडर तो उसे वहां नहीं मिलता, लेकिन उसे डीमन ने आकर उसे डरा दिया, जिससे वो पानी में गिर जाता है और कवर अब भी चढ़ता जा रहा था। तभी इजी और मॉम ने वहां आकर रोलर को रोका और इजी जाती है हेल्प के लिए और मॉम एक पाइप को बाहर बांधकर उसे अपने साथ पानी में लेकर उतरती है। और एक पॉइंट पे वो इतने गहरे जा चुकी थी कि पाइप छोटी पड़ गई, लेकिन वो उससे थोड़ी बहुत ऑक्सीजन अपने अंदर लेकर और गहरे पानी में जाती है और उसे एलियट भी दिख गया था। लेकिन अंदर इजी की हालत बुरी थी क्योंकि उसके पोजेस्ड डैड ने उसका बुरा हाल कर रखा था और वो उससे जैसे तैसे बचकर गैरेज में छुपती है। पूल में मॉम एलियट को लेकर ऊपर आने की कोशिश करती है तो उसे बहुत सारे लोगों की स्पिरिट्स या मॉन्स्टर दिखते हैं और रेबेका भी, जो मॉम को वही स्माइली वाला कॉइन देती है। लेकिन मॉम जानती थी कि उसे जल्दी करना होगा, तो वो जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी एलियट के साथ ऊपर आती है। लेकिन वहां रे भी पहुंच चुका था और वो ईव को हवा में उठा लेता है। लेकिन तभी इजी ने पीछे से रे को मारा तो रे के अंदर से थोड़ा सा काला पानी बाहर निकला और इजी की आवाज उसके अंदर के रे तक पहुंच पा रही थी, जो उसे इविल स्पिरिट से लड़ने का हौसला दे रही थी। और कुछ सेकंड्स बाद रे के अंदर के काला पानी का सारा मामला बाहर आ गया और एलियट को भी होश आ चुका था। वो लोग जल्दी से हॉस्पिटल के लिए दौड़ते हैं, लेकिन पूल का पानी ब्लैक होने लगा था और एलियट और भी बीमार हो रहा था क्योंकि वो वाटर बिना सेक्रीफाइस के सोने नहीं वाला। किसी को तो कीमत चुकानी पड़ेगी और ये बात रे को समझ आ गई थी। और यहाँ रे ने अपनी फैमिली के लिए खुद की बलि दे दी और पानी में समा गया। रे के जाते ही एलियट और पानी दोनों ही सही हो गए थे। कुछ समय बाद पूल में पानी खत्म था और वहाँ पर ईव को वही स्माइली कॉइन मिलता है और वो लोग उसी घर में रहने का डिसीजन लेते हैं क्योंकि अगली फैमिली जो यहाँ शिफ्ट होगी तो उनके साथ भी ऐसा हो सकता है, जो कि वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे और वो उस पूल को बंद करवा देते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे हो जाती है खत्म। हाँ तो गाइज एंड गर्ल्स, ये था इस साल की सबसे पहली हॉरर मूवी नाइट स्विम का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसको डायरेक्ट किया है ब्राइस मैकग्वायर ने और ब्लम हाउस और एटॉमिक मॉन्स्टर ने इसे प्रोड्यूस किया है। इस मूवी के लिए मैं एक्साइटेड था, लेकिन शुरू में मूवी इतनी खत्म लग रही थी कि इसे देखने के डिसीजन का रिग्रेट हो रहा था क्योंकि मूवी साफ साफ इट की कॉपी लग रही थी और वही टिपिकल हॉरर मूवी जिसमें एक फैमिली नए घर में आई है, घर में पैरानॉर्मल चीजें हो रही है वगैरह वगैरह। लेकिन इसके स्विमिंग पूल वाले पॉइंट और इसके जंप स्केयर्स ने मुझे हुक करके रखा और इसके कॉन्सेप्ट ने गेम चेंज कर दिया, ऐसा तो नहीं कहूँगा, लेकिन इसकी एंडिंग आपने जैसी सोची होगी वैसी थी नहीं। और सैड एंडिंग होना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मूवी रियलिटी को रेप्लिकेट कर रही थी और असल दुनिया में भी हर चीज़ आपके मुताबिक नहीं चलती, कभी कभी सैक्रिफाइसेस भी देने पड़ते हैं। ओवरऑल इस मूवी को एक बार चेकआउट कर लेना। मेरी तरह आप शुरू में थोड़ा बोर हो सकते हो, लेकिन सब्र रखना, इसके जंप स्केयर रियली डरावने हैं और इमोशन भरी पड़ी थी मूवी के अंदर, जो कि बढ़िया है।
इसके सीक्वल के बारे में बात करें तो वो आराम से बनाया जा सकता है, जिसमें पास्ट फ्यूचर किसी भी टाइम की स्टोरी दिखाई जा सकती है। रे की फैमिली के फ्यूचर की कहानी या समर्स की पास्ट की या उन विक्टिम्स की जिनकी बलि दी गई है। और ये भी कि एक 5-6 फीट गहरे पूल से वो लोग फिजिकली रियल वर्ल्ड में रहते हुए इतने गहरे पानी में कैसे जा पा रहे थे। और हमें उस वाटर के बारे में भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इसमें ज्यादा लोग मरे भी नहीं थे, मतलब सीक्वल में बॉडी काउंट भी बढ़ाया जा सकता है। मूवी ने अगर बढ़िया कमाई करी तो सीक्वल कंफर्म है, और वो जब भी आएगी आपको लेट्स एक्सप्लेन चैनल पे देखने को मिल जाएगी, तो सब्सक्राइब जरूर करना। खैर ये तो थे मेरे ओपिनियंस, बाकी तुम कमेंट करके अपने विचारों को नीचे छोड़ सकते हो। बाकी मैं आपसे मिलूंगा न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरी तरफ से सभी को बाय बाय।